हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पठार। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारत के तटीय मैदान और भारत के आपके तटीय मैदान के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी घाट को हम लोगों ने कवर किया था। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख पठार। और जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में और उसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फैक्ट प्लस मैप का कॉम्बिनेशन बना करके पढ़ा था। एक बार मैप देखते थे, फिर मैप में हम उनका लोकेशन देख करके फिर उनको फैक्ट में पढ़ते थे। इसी तरीके से इस वीडियो में भी हम लोग वही करेंगे। पहले मैप देखेंगे, मैप में हर चीज कहां पे है, कौन सा पठार कहां पे है, इसको देखेंगे और उसको याद करेंगे, एक बार विजुलाइज करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग उससे संबंधित जो भी आपके फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि भारत के प्रमुख पठारों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको हम एक बार मैप में देखेंगे कौन सा पठार कहां पर है। तो आपके दिमाग में एक चित्र आ जाएगा कि ये वाला पठार यहाँ पे, जब आप आंख बंद करेंगे तो वो आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद आप इसको देख पाएंगे आंख बंद करके भी कि बुंदेलखंड का पठार कहां पर है, बघेलखंड का कहां पर है, आपका छोटा नागपुर का पठार कहां पे है, दक्कन का पठार कहां पे है। ये सारी चीजें जो है तो आपके दिमाग में मैप को देखने के बाद फिट हो जाएंगी। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं मैप में कौन सा पठार कहां पर है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो हमें जो पठार दिखाई दे रहा है वो है बुंदेलखंड का पठार। ये रहा आपका बुंदेलखंड का पठार। फिर आप इधर देखेंगे, ये सभी आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार। फिर आपका ये रहा बुंदेलखंड का पठार। फिर इसके बाद यहां पर आप देखें तो आपको दिख रहा है छोटा नागपुर का पठार, जो कि आपके कहां पर पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। फिर इधर आप देखेंगे शिलोंग का पठार है आपके, जो कि मेघालय में पड़ता है। तो ये पठार, फिर आप इधर देखेंगे दंडकारण्य का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में पड़ता है। कहां पर पड़ता है आपके, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में पड़ता है दंडकारण्य का पठार। फिर आप आए इधर पश्चिम साइड तो आपको दिखेगा दक्कन का पठार। क्या दिख रहा है यहां पे, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार इधर है आपके पश्चिम में है, और महाराष्ट्र वाला जो पूरा एरिया है आपका इसी पर है। और मध्य प्रदेश का जो मालवा का आपका पार्ट है वो भी दक्कन के पठार का ही भाग है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तेलंगाना में आपको तेलंगाना का पठार दिखाई दे रहा होगा। फिर कर्नाटक राज्य में आपको यहाँ पर कर्नाटक का पठार दिखाई देगा। तो ये आपके क्या हैं, हमारे यहाँ जो भारत में पठार हैं प्रायद्वीपीय भारत में, उनका यहाँ पे लोकेशन है। तो आपको ध्यान देना है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर इसके बाद जो है तो हम लोग आगे चलते हैं और इन पठारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके फैक्ट हैं, जो कि पेपर के नजरिए से बहुत ही आपके लिए जरूरी है याद करना, उनको देखते हैं। तो यहां पर आपने मैप देख लिया होगा। अब चलते हैं इससे संबंधित आपके जो फैक्ट हैं उनको देखते हैं यहां पर। तो जैसा कि पहला पॉइंट है यहां पर धरातल का, पहला पॉइंट है आपका धरातल का विशिष्ट स्थल रूप। क्या, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पठार के नाम से जानते हैं या पठार उसे कहते हैं। यानी कि आप मान लीजिए ये कोई संरचना है, तो ये आपका हो गया क्या, पर्वत। फिर ये पूरा एकदम प्लेन है, ये हो गया आपका मैदान। फिर ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, लेकिन ऊपर जाकर के कैसा है आपका, समतल है। जमीन से ऊपर उठा हुआ है लेकिन ऊपर जाकर के समतल है पूरा, तो ये आपका हो गया क्या, पठार। तो ये आपके क्या है यहां पर, पर्वत, पर्वत हो गया। फिर आपका ये मैदान हो गया। फिर ये आपका क्या हो गया, पठार हो गया, जो कि जमीन से थोड़ा ऊपर, सामान्य आपके भूपटपट्टी से ऊपर रहेगा। फिर ऊपर उठने के बाद ये पूरा समतल रहेगा। तो इस तरीके से पर्वत, पठार, और ये आपके जो है तो पठार और मैदान है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है पठार किस प्रकार की भूआकृतिक संरचना होती है। फिर अगला पॉइंट है यहां पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है
उसकी आकृति कैसी है, तो वो त्रिभुजाकार है। कैसी है? इसकी आकृति आपके त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार कैसी है? अगर हम इसको यहां पर मैप पे देखें कि किस प्रकार इसको त्रिभुजाकार क्यों कहा जा रहा है, तो आप अगर दक्षिण भारत का, हम जो दक्षिणतम वाला हमारा भाग है उसको देखें मैदान का यहां पर, तो आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है कुछ इस तरह का फैला हुआ है। क्या है? कुछ इस तरह का हमें जो तो फैला हुआ दिखाई देता है। तो ये आपको आकृति समझ में आ रही होगी कि कैसी आकृति बनी है। यहाँ पे ये आपकी आकृति बनी है त्रिभुज के आकार की, क्योंकि त्रिभुज कैसा होता है आपका? कुछ इस प्रकार से। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो आपका यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का जो यहाँ पर आकृति है वो कैसी है? यहाँ पर त्रिभुजाकार है। त्रिभुज के आकार का ये फैला हुआ है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 900 मीटर तक जो है तो हमें इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। फिर यहां पर दूसरा पॉइंट है, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस दिशा में है? प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस दिशा में है? तो उत्तर और पूर्व दिशा में हमें इसका ढाल देखने को मिलता है। आपने नदियों को देखा होगा, कई सारे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित होती हैं, वहां पे समुद्र से मिलती हैं। तो वो आपको ढाल कैसा है? पूर्व की ओर दिखाई देता है। लेकिन वहीं पर आप कुछ नदियों को ऐसे देखेंगे आप प्रायद्वीपीय भारत में, जैसे मध्य प्रदेश आपका प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है, तो उसकी नदियों का ढाल, उसकी नदियां किधर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो आपको उत्तर की ओर। ज्यादातर नदियों को आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की किससे मिलती हैं? यमुना से जाकर के मिलती हैं, और यमुना मध्य प्रदेश के उत्तर वाली सीमा में प्रवाहित होती है। तो नदियों का प्रवाह जिधर की ओर होता है, उस पठार का या मैदान का ढाल उधर की ओर हम मानते हैं। तो इसलिए जो आपका पठारी भाग है मध्य प्रदेश का, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसका ढाल कुछ जगह उत्तर की तरफ है, कुछ जगह पूर्व की तरफ है। दोनों तरफ यहाँ पर, जैसा कि मैंने उदाहरण में आपको बताया कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियां जो है तो पूर्व की ओर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की नदियां किधर जाती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, उत्तर की ओर बहती हैं। तो इसलिए इसका जो ढाल है कुछ जगह उत्तर की ओर है, कुछ जगह पूर्व की ओर हमें देखने को मिलता है। फिर हम लोग यहां पर आगे चलें और पठार के बारे में या प्रायद्वीपीय पठार के बारे में और पॉइंट देखें। तो अगला पॉइंट है, भारत की सबसे प्राचीन भूआकृतिक संरचना कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भूआकृतिक संरचना कौन सी है? तो वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। वो क्या है? आपका प्रायद्वीपीय पठार। जब आपका ये पृथ्वी एक पैंजिया के रूप में थी और चारों तरफ ये आपके किससे घिरी हुई थी? जल से घिरी हुई थी। तो इसमें जब आपका डिवीजन हुआ दो भागों में, ये पृथ्वी बाद में जब आपका मतलब जो पैंजिया था तब पृथ्वी जैसी कोई चीज, तो पैंजिया दो भागों में जब आपका बटा था, तो जो आपका नीचे का जो भाग था उसको हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते थे, गोंडवाना लैंड, और इधर का जो भाग था उसको अंगारा लैंड बोलते थे, यूरेशियाई बोलते थे, यूरेशिया बोलते थे। तो जो गोंडवाना लैंड है आपका सबसे प्राचीन भूभाग, इसी का भाग है आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि सबसे प्राचीन भूआकृतिक प्रदेश है ये हमारे यहाँ का आपका प्रायद्वीपीय भारत। बाकी आप उत्तर का मैदान देखेंगे, टर्सरी आपका समय में बना, टर्सरी काल में बना, हिमालय टर्सरी काल में बना। लेकिन आपका जो गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत, ये बहुत पहले से आपका है। यानी कि ये सब जब भी आपका पैंजिया जो है तो डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद अलग अलग महाद्वीपों में बटा, तब से जो है तो आपका प्रायद्वीपीय पठार है या प्रायद्वीपीय भारत है। इसलिए सबसे प्राचीन भूभाग अगर भारत का आपसे पूछा जाए तो वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे प्राचीन भूआकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो आपका प्रायद्वीपीय पठार है। फिर यहां पर आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखें। तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कौन सी भू प्रक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो अनावृत्तीकरण से ये जो है तो आपका प्रभावित होता है। किससे होता है? अनावृत्तीकरण से जो है तो आपका ये प्रभावित सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है।
फिर यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार में आर्कियन, धारवाड़ इस तरह की जो तो शैल समूह पाई जाती हैं, जो सबसे प्राचीन और सबसे कठोर आपकी शैलें हैं। ये सारी चीजें, ये शैल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। गोंडवाना से भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये सबसे कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। फिर अगला पॉइंट है, यह त्रिभुजाकार है, जो कि हमने अभी ऊपर मैप में देखा था। फिर इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन स्थित हैं, यानी अरावली पर्वत जो है प्राचीन पर्वत है, तो उस तरह के यहाँ पर जो है तो हमें पर्वत भी देखने को मिलते हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। पठारों का पठार क्यों कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार को? क्योंकि इसके अंदर आपके कई सारे पठार हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार आप देखेंगे उसके अंदर आपको बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, बघेलखंड का मिलेगा, मालवा का मिलेगा, दंडकारण्य का मिलेगा, दक्कन का पठार मिलेगा। तो इस वजह से सभी पठारों, और ये सभी पठार कहाँ पर हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। फिर अब हम लोग जो भारत में आपके एक एक पठार हैं, जितने अभी हम लोगों ने मैप में देखा, उनको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इस क्रम में सबसे पहला है दक्कन का पठार, जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दक्कन के पठार के बारे में जानेंगे। तो दक्कन का जो पठार है वो बेसिकली अगर हम उसके निर्माण की बात करें तो दक्कन का पठार ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद उस पर फैले लावा के जो है तो ठंडे होने के पश्चात जो है तो बना है आपका। तो यानी कि ज्वालामुखी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर आपके काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि लावा जब यहाँ पे ठंडा हुआ तो उससे बेसाल चट्टान बनी और बेसाल चट्टान टूट फूट कर काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हुई। तो दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी यहाँ पर, या काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाने के कारण यहाँ पर आपके कपास का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन हमें ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो दक्कन ट्रेप आपका महाराष्ट्र से लेकर के और आपके मध्य प्रदेश में जो मालवा का क्षेत्र है वहां तक फैला हुआ हमें देखने को मिलता है। फिर दक्कन ट्रेप के बारे में अगला फैक्ट है, गोदावरी नदी किस पठारी क्षेत्र से अपवाहित होती है? यानी गोदावरी जो आपकी नदी है वो किस पठार पर प्रवाहित होती है? तो गोदावरी नदी आपकी दक्कन के पठार पर प्रवाहित होती है। कहां पर प्रवाहित होती है गोदावरी नदी? आपके दक्कन के पठार पर प्रवाहित होती है। फिर अगला पॉइंट है, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार किस पठारी क्षेत्र में है? अगर हम इनका विस्तार देखें, आपके सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र पहाड़ियों का यहां पर, तो मैप में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा जो है तो समझ में आएगा। कल भी हम लोगों ने जब आपके दक्षिण भारत के यहाँ पर पहाड़ियों को या पढ़ा था, पर्वतों को पढ़ा था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था। पर एक बार आप इसको और देख लें जिससे आपको हमेशा क्लियर रहे। तो यहां पर आपको पहाड़ी दिख रही होगी, सतमाला रेंज, ये कहां पे है? तो महाराष्ट्र। हरिश्चंद्र हिल्स कहां पर है? तो महाराष्ट्र। फिर इसके बाद आपको यहां पर अजंता हिल्स दिखेगी, ये है आपके महाराष्ट्र। तो ये सारी आपके कहां पर हैं? सतमाला, हरिश्चंद्र और अजंता, ये तीनों पहाड़ियां आपके महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे जो है तो फैक्ट देखते हैं अपना अगला, कि कपास के उत्पादन के दृष्टि से क्या, यहां पर अगला पॉइंट है आपका, कपास के उत्पादन के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है दक्कन का पठार या दक्कन ट्रेप। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि इसका निर्माण बेसाल चट्टान से हुआ है और बेसाल चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी अति आवश्यक होती है। जहां पर काली मिट्टी होगी वहीं पर कपास का उत्पादन होगा। तो दक्कन ट्रेप में आपके काली मृदा पाई जाती है। दक्कन ट्रेप में क्या पाया जाता है? काली मृदा पाई जाती है, इसलिए यहां पर आपके जो है तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। फिर अगला पॉइंट है, क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ?
तो वो हुआ आपके दक्कन ट्रेप का। इसके पहले कहते हैं ये शीतित क्षेत्र था, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ठंड है और बर्फीला क्षेत्र रहा होगा ये आपके क्रिटेशियस से पहले। लेकिन क्रिटेशियस में कुछ ऐसे भूमि में हलचल हुई और आपके जहां आज दक्कन का ट्रेप है, दक्कन का पठार है, वहां पर भूमि जो है तो दरार पड़ गया, तो आपके भूमि जो है तो आप फट गई और वहां से क्या हुआ, ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ और फिर ज्वालामुखी उद्भेदन की वजह से ही आपके दक्कन ट्रेप का जो है तो यहाँ पर निर्माण हुआ। तो यही यहाँ पर फैक्ट था कि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ है, तो दक्कन ट्रेप का हुआ है। तो आपको याद रखना है कि दक्कन ट्रेप का निर्माण किस समय हुआ, तो क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण जो है तो हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने मैप में देखा था कर्नाटक का पठार, जो कि मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। इसके अलावा उसके अगल बगल के क्षेत्रों में भी थोड़ा ये क्षेत्र रखता है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कर्नाटक के पठार की। तो यहां पर कर्नाटक के पठार के बारे में देखें तो कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिम घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में जो आपका पश्चिम घाट से संलग्न पर्वतीय क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, तो उस क्षेत्र को बोला जाता है यहां पर आपका मलनाड। क्या मलनाड उसको बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर मलनाड से लगे हुए पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं। जो मलनाड एक संरचना है उसके पास में जो छोटे अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र होते हैं उनको मैदान कहा जाता है। फिर यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बाबा बुदान की पहाड़ी किस पठार का भाग है। कौन सी पहाड़ी, आपके बाबा बुदान की पहाड़ी। ये आपके खनिज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है, पहाड़ी है बाबा बुदान की पहाड़ी। और कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक के पठार में। कहां पर स्थित है, कर्नाटक के पठार में बाबा बुदान की पहाड़ी हमें देखने को मिलती है। फिर अगला पॉइंट है कर्नाटक पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कर्नाटक का जो पठार है वहां पे सबसे ऊंची उसकी हिल्स कौन सी है, तो मुल्यानगिरी। क्या, मुल्यानगिरी या मुलनगिरी, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कहाँ के, कर्नाटक के पठार की। फिर आगे यहां पर देखें कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को किन नामों से जाना जाता है, तो मैसूर का पठार और बेंगलुरु का पठार। यानी पूरे कर्नाटक में जो पूरा कर्नाटक का पठार है उसके अंदर मैसूर का पठार और बेंगलुरु का पठार ऐसा है जो कि सामान्य से अधिक ऊंचे क्षेत्र हैं। सामान्य से अधिक ऊंचे क्षेत्र हैं जिनमें एक आपका मैसूर का पठार हो गया और दूसरा आपका बेंगलुरु का पठार हो गया। ये औसत से अधिक ऊंचे क्षेत्र हैं कहां पर, आपके कर्नाटक के पठार में। ये सारी चीजें हालांकि अभी जो ये पॉइंट आपके पेपर के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा काम है कि हम हर पॉइंट को जो है तो पढ़े। अगला पॉइंट है कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र किस पठार में है। कावेरी नदी किस पठार से होकर के प्रवाहित होती है, तो कर्नाटक के अंदर जो आपका मैसूर का पठार है उसके अंदर से होकर के प्रवाहित होती है कावेरी नदी। फिर पॉइंट है यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती तथा भीमा किस पठार की प्रमुख नदियां हैं। तो ये किस पठार की प्रमुख नदियां हैं, कर्नाटक के पठार की। ये सारी नदियां किस पठार में ज्यादातर प्रवाहित होती हैं, कर्नाटक के पठार में, यानी कि कर्नाटक राज्य के आसपास जो है तो प्रवाहित होती हैं। जिनमें आपका कौन सी नदी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, शरावती है और भीमा है। ये सभी नदियां आपके जो है तो इस पठार से प्रवाहित होती हैं। फिर यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो कर्नाटक का पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में आपके कई सारी खदानें हैं जहां पर लौह का उत्पादन, लौह खनिज का या धातु का उत्पादन होता है यहां से। तो ये खनिज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगला पॉइंट यहाँ पे है बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी लोहे की खदानें हैं जैसे बेलाडीला वगैरह, ये सारी यहाँ पर खदानें हमें मिलती हैं जहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है।
तो कर्नाटक का पठार लौह अयस्क के उत्पादन या हम कहें खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलें और अगला पॉइंट यहां पर देखें तो अगला पॉइंट है आपका आंध्र प्रदेश का पठार। अब हम क्या पढ़ेंगे यहां पर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का पठार, जो कि हमने अभी मैप में देखा था। तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, उससे लगा हुआ आपका कौन सा भाग है, तेलंगाना का पठार। तो हम लोग अब तेलंगाना का पठार यहां पर देखेंगे। रॉयल सीमा एवं तेलंगाना का पठार किन राज्यों में अवस्थित है? रॉयल सीमा, एक होता है रॉयल सीना और एक होता है रॉयल सीमा। तो रॉयल सीना जो हिल्स है वो जो राष्ट्रपति भवन आपका दिल्ली में बना हुआ है, रॉयल सीना हिल्स पे है। और रॉयल सीना हिल्स जो है वो अरावली पर्वत का भाग है। लेकिन यहाँ पर जो आपका तेलंगाना का पठार पर आपके जो रॉयल सीमा नाम है और दूसरा तेलंगाना का पठार है, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। तो रॉयल सीमा जो है वो किसका भाग है? वो तेलंगाना के पठार का ही जो है तो भाग है, उसी के समीप पड़ता है। बाकी रॉयल सीना अगर कभी आए तो वो आपके अरावली का भाग है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रॉयल सीमा और रॉयल सीना दोनों अलग अलग है। फिर अगला पॉइंट है यहां पर आपके कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृष्णा नदी के दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? तो रॉयल सीमा का पठार कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? रॉयल सीमा का पठार के नाम से हम उसको जानते हैं। फिर आगे देखें तो कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? कृष्णा नदी के उत्तर में, अभी क्या देखा हमने, कृष्णा नदी के दक्षिण में। कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन सा पठार है? तो रॉयल सीमा है। कृष्णा नदी के उत्तर में कौन सा पठार है? तो तेलंगाना का पठार है। यानी कि आप मानो कि ये क्या है, आपकी कृष्णा नदी प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण में आपका कौन सा पठार पाया जाएगा? तो रॉयल सीमा का पठार पाया जाएगा। रॉयल सीमा का पठार पाया जाएगा। उत्तर में कौन सा पठार पाया जाएगा? तो उत्तर में होगा आपका तेलंगाना का पठार। तो ध्यान रखना है आपको, कृष्णा नदी के दक्षिण में रॉयल सीमा का पठार, उत्तर में तेलंगाना का पठार हमें देखने को मिलता है। फिर अगला पॉइंट है कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? ये तो हम लोगों ने देख लिया अभी, है ना। फिर देखें यहां सिकंदराबाद एवं हैदराबाद किस पठार के निचले भागों में स्थित है? तो तेलंगाना में है। कोई ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पठार हमें परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, बस यहाँ पे है तो हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बाकी इसमें आपको परीक्षा के दृष्टि से कुछ याद करने लायक नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार पढ़ेंगे, ये कहाँ पे होगा? आपके राजस्थान राज्य में मेवाड़ का पठार का ज्यादातर विस्तार है। तो यहाँ पर देखें कि इसका विस्तार, मेवाड़ पठार का विस्तार किन राज्यों में है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो आपका पश्चिमी भाग है जो राजस्थान से लगा हुआ है, वहां पर थोड़ा बहुत इसका अंश हमें देखने को मिलता है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में मेवाड़ के पठार का विस्तार है। फिर अगला पॉइंट है अरावली पर्वत को मालवा के पठार से कौन सी संरचना अलग करती है? तो मेवाड़ के पठार की संरचना जो है अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करती है। मालवा के पठार से अरावली को अलग करने वाली संरचना का नाम है मेवाड़ का पठार। फिर पॉइंट है यहां पर मेवाड़ का पठार किस नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बनास नदी के अंतर्गत आता है। बनास नदी का आपने नाम सुना होगा। ये जो आपका चंबल नदी है उसकी सहायक नदी है। कौन सी? बनास नदी। किसकी सहायक है? आपके चंबल की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है उसकी। फिर आपका मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है, जनसंख्या के दृष्टि से हो या क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% भाग है, इसका कवर करता है। तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं मालवा का पठार। मालवा के पठार का विस्तृत मुख्यतः या विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है?
तो मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार जो आपकी दक्कन ट्रेप संरचना है उसी का भाग है, यानी कि जिस तरीके से क्रिटेशियस काल में या क्रिटेशियस कल्प में ज्वालामुखी उद्भेदन से आपके निर्माण हुआ था किसका, दक्कन ट्रेप का, तो उसी समय जो है तो दक्कन ट्रेप का भी भाग जो है आपका मालवा है। तो मालवा के क्षेत्र में भी वही पूरी संरचना आपके पाई जाती है। यहाँ पर भी वही तो उसी तरह की काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि भाग ही किसका है, आपके दक्कन के पठार का या दक्कन ट्रेप का। पॉइंट अगला यहाँ पर मालवा के पठार से जुड़ा हुआ है। मालवा के पठार की संरचना किस चट्टान से निर्मित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई बेसाल्ट चट्टान से बना है, तो यहाँ पर इसका जो है तो उत्तर है यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान। किससे बना है? बेसाल्ट चट्टान से। फिर बेसाल्ट चट्टान किससे बनी है? तो बेसाल्ट चट्टान लावा के ठंडे होने से बनी है। जब आपका ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ तो जो मैग्मा बाहर से आया पूरे पृथ्वी आपके धरातल पर फैल गया, फिर वो जो ठंडा हुआ तो आपका बेसाल्ट चट्टान बनी, और फिर बेसाल्ट चट्टान टूट फूट कर काली मिट्टी का उसने निर्माण किया। अगला पॉइंट है, मालवा पठार को राजस्थान में क्या कहा जाता है? मालवा का पठार का जो पश्चिमी भाग है राजस्थान से लगा हुआ, उसको क्या कहा जाता है? तो हड़ौती का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान में इसके भाग को हड़ौती का पठार के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग मालवा के पठार के नाम से जानते हैं, तो ऐसे ही मालवा का जो राजस्थान में भाग है उसको हड़ौती के पठार के रूप में वो लोग पुकारते हैं या कहते हैं। फिर मालवा के बारे में अगला पॉइंट है, मालवा पठार के उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? मालवा के उत्तर में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ग्वालियर की पहाड़ियां स्थित है। कौन सी पहाड़ी स्थित है? उत्तर की ओर ग्वालियर की पहाड़ियां स्थित हैं, और जिला भी आपका जो मध्य भारत का पठार है उसमें ग्वालियर जो तो उत्तर की ओर आता है, और ग्वालियर की पहाड़ियां इसका कौन सी भाग है? इसके उत्तर की दिशा में स्थित है। फिर अगला पॉइंट है, मालवा पठार या पठारी क्षेत्र, मालवा पठार या पठारी क्षेत्र किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि बेसाल्ट चट्टान से आपके काली मृदा का निर्माण होता है, और काली मृदा किसके लिए काम करती है, किसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो बहुत ही कपास के लिए। इसलिए इसका यहाँ पर आंसर है कपास की कृषि के लिए। किसके लिए उपयुक्त है? कपास की कृषि के लिए। हालांकि यहाँ पर कपास की कृषि के साथ साथ यहाँ पर अन्य कृषि हमें देखने को मिलती हैं, उत्पाद देखने को मिलते हैं। सोयाबीन देखने को मिलता है ना, कैपिटल ऑफ सोयाबीन भी कहते हैं मालवा के क्षेत्र को। यहाँ पर आपको मूंगफली देखने को मिलती है, तो ये चीजें। बाकी गेहूं की डलिया कहते हैं, गेहूं यहाँ पर हमें उत्पादन, गेहूं का काफी उत्पादन हमें मिलता है यहाँ पे। बाकी कुछ मिलेट्स का भी यहाँ पर उत्पादन होता है। तो इन सारी चीजों का जो होते हैं मालवा के पठार में उत्पादन होता है। फिर अगला पॉइंट है, चंबल, नर्मदा, ताप्ती नदी किस पठार की प्रमुख नदियां हैं? किस पठार पर ये नदियां प्रवाहित होती हैं? तो ये आपके मालवा के पठार पर। कहां प्रवाहित होती है? मालवा के पठार पर ये नदियां आपके प्रवाहित होती हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ये वाला आपका जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा मालवा का क्षेत्र है। यहां से लेकर के आपका ये पूरा क्षेत्र किसका है? आपका ये पूरा क्षेत्र मालवा का है, और इस वाले क्षेत्र में आपकी जो है तो नदियां प्रवाहित होती हैं। तो जैसे आपका इंदौर का जाना पाव है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? तो वहां से आपकी चंबल निकलती है। नर्मदा आपके कहां से निकलती है? तो नर्मदा की हालांकि यहाँ पर इस पठार में यहाँ से उत्पत्ति नहीं होती, पर इस वाले क्षेत्र में प्रवाही जरूर होती है। इसका तो आपका जो उत्पत्ति है वो अनूपपुर के अमरकंटक से, फिर ताप्ती हो गई जैसे, तो बैतूल के मुल्ताई से इसका आपका उद्गम होता है। तो लेकिन ये नदियां जो है तो पश्चिम से जब बहती, पूर्व से जब बहती है पश्चिम की ओर आती है, तो मालवा के पठार में भी प्रवाहित होती है। तो आपका नर्मदा, ये आपकी ताप्ती, ये सभी नदियां मालवा के पठार से होकर के ही आपके अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। तो इस क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उसमें चंबल है आपकी, उसमें कौन सी नदी है? चंबल है आपकी, नर्मदा है, ताप्ती है, और भी नदियां हैं, माही है जैसे, है ना। तो ये सारी नदियां हैं प्रवाहित होती हैं। फिर अगला पॉइंट है, भारत का सर्वाधिक गली या खड्ड अपर्दित क्षेत्र कौन सा है? गली अपर्दन सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है? तो हालांकि यहाँ पे मालवा दिया गया है,
पर ज्यादा मध्य भारत का जो पठारी क्षेत्र है वहां पे हमें गलीय अपर्दन देखने को मिलता है, जो कि किसके द्वारा किया गया है, चंबल नदी के द्वारा किया गया है। बाकी चंबल नदी यहाँ से भी प्रवाहित होती है, तो इसने इस वाले क्षेत्र में ज्यादा कटाव नहीं किया है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें मध्य भारत के पठार को, तो मध्य भारत के पठार में बहुत सारी उत्खात भूमि है जो कि भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में पड़ती है। फिर अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच किस पठार का यहाँ पर विस्तार है। अगर हम इसको आपके मध्य प्रदेश के मैप में देखें, अगर हम इसको मध्य प्रदेश के मैप में देखें तो ये वाला जो आपका एरिया है ये पूरा आपका पड़ता है बुंदेलखंड का एरिया। ये एरिया किसका है, आपका बुंदेलखंड का एरिया है। इसमें आपके छतरपुर आपका आता है, निवाड़ी आता है, पन्ना आता, पन्ना नहीं, पन्ना रीवा पन्ना में आता है। तो ये सारे क्षेत्र आपके जो तो निवाड़ी वगैरह, छतरपुर, ये सारे यहाँ पर टीकमगढ़, और फिर इधर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ग्वालियर और यहाँ पर शिवपुरी का भाग देखने को मिलेगा। आपको भिंड का लाहार तहसील इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पर पॉइंट है कि ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच किस पठार का विस्तार है, तो ग्वालियर वाला ये भाग है। यहाँ से ये आपके ग्वालियर के पठार का भाग है। और नीचे आपका कौन सा बोल रहा है, ये विंध्याचल श्रेणी। तो आपके यहां से आपकी विंध्याचल जो है तो श्रेणी है। तो विंध्याचल श्रेणी के नीचे आपका कौन सा पठार है, तो विंध्याचल श्रेणी के आपके उत्तर में आपको बुंदेलखंड का पठार मिलता है, और इधर आपका ग्वालियर का पठार है। तो ग्वालियर के पठार के और आपके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखें, यहां पे अगला पॉइंट है बुंदेलखंड पठार का विस्तार किन राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। इसका सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के झांसी वाला क्षेत्र है, जहां झांसी जिला के आसपास का पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका जो है तो विस्तार हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नोट में लिखा गया है कि बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले आते हैं, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया। पन्ना हालांकि रीवा पन्ना के पठार में आता है, दतिया का कुछ भाग आता है, विदिशा, सागर, निवाड़ी तथा यहाँ पर दमोह। अब जैसे दमोह है तो दमोह का काफी कुछ भाग आपके रीवा पन्ना पठार में आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुडविल है, या हम सद्भावना शिखर बोलते हैं, वो कहाँ पर पड़ती है आपके, तो इसी दमोह वाले क्षेत्र में पड़ती है, लेकिन इसमें भी उसका कुछ भाग आता है। और उत्तर प्रदेश की देखें तो 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे झांसी हो गया आपका, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, महोबा, हमीरपुर, जालौन तथा चित्रकूट आते हैं। ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के और 8 जिले मध्य प्रदेश के, यानी कि 15 जिले जो है तो इसके अंतर्गत आते हैं। काफी बड़ा क्षेत्र है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर, और इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देखें बुंदेलखंड के पठार से संबंधित। तो अगला पॉइंट है बुंदेलखंड पठार में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो बुंदेलखंड में आपके कुडप्पा सीरीज की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती है, कुडप्पा क्रम की चट्टान यहाँ पर पाई जाती है। और कुडप्पा क्रम की चट्टान को बुंदेलखंड में आपके जानते हैं यहाँ पर बुंदेलखंड नीस के नाम से। किस नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड नीस के नाम से जो तो हम लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पर ग्रेनाइट व नीस चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ग्रेनाइट व नीस चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि जो कि कुडप्पा का ही आपका जो परिवर्तित रूप है नीस चट्टान उसी से बनती है। यहाँ पर तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती हैं। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार में किस मृदा का विकास हुआ है, यानी बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर लाल मृदा का, यानी लाल मिट्टी जो है तो यहाँ पर आपके पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा की बात करें तो वर्षा आपको 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है। यह वर्षा ठीक माने मध्य क्रम में है। फिर अगला पॉइंट है
बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी के द्वारा निर्मित महाखंड को क्या कहा जाता है? तो उत्खात भूमि। तो हालांकि बुंदेलखंड के पठार में नहीं है ना, ये पॉइंट आपका, बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी प्रवाहित नहीं होती, वो तो सिर्फ कहां प्रवाहित होती है? मध्य भारत, है ना, मध्य भारत के पठार पर, मालवा के पठार पर और मध्य भारत के पठार पर प्रवाहित होती है। और इसलिए ये जो है तो चंबल नदी कहां पर, आपका ये प्रश्न होना चाहिए कि मध्य भारत पठार में चंबल नदी के द्वारा निर्मित महाखंड को क्या कहा जाता है? तो उत्खात भूमि प्रदेश कहा जाता है। तो जो यहाँ पर बुंदेलखंड लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए मध्य भारत के पठार, क्योंकि जो चंबल नदी है वो मध्य भारत के पठार पर ही जो है तो रिवाइंस लैंड क्रिएट करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है। तो इसको आप लोग बुंदेलखंड की जगह पर क्या याद करेंगे? मध्य भारत का पठार। फिर अगला पॉइंट है छोटा नागपुर का पठार। अगला पॉइंट क्या है यहां पर आपके? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बारे में यहां पर देखें तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? तो मुख्यतः किस राज्य में है? आपके झारखंड में। कहां पर है? तो इसका मुख्यतः विस्तार जो है तो झारखंड में हमें देखने को मिलता है। फिर अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोई जरूरी नहीं है, फैक्ट है ना, आपके पेपर के लिए तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर तथा दक्षिण में क्रमशः कौन से पठार हैं? तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार है। ये आप जो है तो ध्यान रख सकते हैं कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तर और दक्षिण में कौन सा पठार है? तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार यहां पर जो है तो आपको देखने को मिलता है। फिर अगला पॉइंट है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी की यहां पर बात हो रही है। तो सबसे ऊंची चोटी है इसका आपके पारसनाथ हिल। कौन सी है? पारसनाथ हिल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो आपको याद रखना है पारसनाथ हिल्स जो है तो नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। फिर पॉइंट है छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी यहां पर नदी कौन सी है? तो स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी है? स्वर्ण रेखा यहां पर जो है तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कहां की? आपके छोटा नागपुर पठार की। फिर अगला पॉइंट है यहां पर रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी पृथक करती है जो इस पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो वो है आपकी दामोदर नदी। तो आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे जो बड़ी नदी है उसका नाम है यहां पर आपके दामोदर नदी, और दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है वो उसका नाम है यहां पर आपके स्वर्ण रेखा नदी। तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण रेखा नदी दूसरी सबसे बड़ी है और दामोदर नदी पहली सबसे बड़ी नदी है। और दामोदर नदी एक काम और करती है, हजारीबाग के पठार को किससे अलग कर देती है? रांची के पठार से अलग कर देती है। फिर यहां पर अगला पॉइंट देखें तो है कि छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? छोटा नागपुर का जो पठार है उसके किधर? उत्तर और पूर्व। छोटा नागपुर पठार के उत्तर में और पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? तो राजमहल की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी है। इसको हम लोग जो है तो आपको याद कराने के लिए राजमहल पहाड़ी के एक बार दर्शन कर ही लेते हैं। राजमहल पहाड़ी को यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है, जिससे आपको जो है तो थोड़ा अच्छे से याद रहे हमेशा के लिए। तो ये रहा है आपका छोटा नागपुर का पठार।
ये रहा है आपका छोटा नागपुर का पठार या प्लेटू, और यहाँ पर रही आपके राजमहल हिल्स। तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है राजमहल हिल्स। तो आपको याद रखना है राजमहल हिल्स एक तो चोटी कहाँ पे है, तो झारखंड में है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपके ये मानी जाती है। फिर इसके बाद हम लोग अपने फिर से पुराने जगह पे लौटते हैं और देखते हैं अपना फैक्ट। अगला पॉइंट है छोटा नागपुर पठार या पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से बनी उच्च स्थलाकृति को क्या कहा जाता है। किस चट्टान से बनी है आपके, तो ये आपके बनी है ग्रेनाइट चट्टान से। और कैसी स्थलाकृति है, ऊंची स्थलाकृति है, इस तरह के कुछ जमीन से उठी हुई। तो ये आपका क्या हो गया, ऊंची स्थलाकृति जो है तो ये आपके बनी हुई है। और किससे बनी है, तो ग्रेनाइट चट्टान से आपकी स्थलाकृति बनी है। तो इसको क्या कहा जाता है, पाट भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाट भूमि इसको कहा जाता है। और एक किस प्रकार की भूमि है, तो ऊंची भूमि है जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। ठीक, फिर अगला पॉइंट है यहां पर आपके, कौन सा पठार उत्थित संप्रदाय है ना, उत्थित संप्राय यानी कि भूखंड मैदान का उदाहरण है। तो उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण यहां पर छोटा नागपुर का पठार है। संप्राय मैदान का उदाहरण कौन सा है, तो आपका छोटा नागपुर का पठार इसका एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है संप्राय मैदान का उदाहरण छोटा नागपुर का पठार है। फिर यहां पर है भारत का रूर किसे कहा जाता है, रूर प्रदेश। ये मेंस में भी प्रश्न आता है, रूर प्रदेश आ चुका है एमपीपीएससी मेंस में, रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है और किस पठार को कहा जाता है, एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है रूर प्रदेश। का मतलब है जहां पर कृषि के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या खनिजों के पॉइंट ऑफ व्यू से या खनिजों के दृष्टि से सबसे जो है तो यहां पर क्या होना चाहिए, उत्पादन ज्यादा हो, अलग अलग तरह के खनिज पाए जाएं, तो वो उसको रूर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार है। क्या है यहाँ का रूर प्रदेश, तो यहाँ का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार है। फिर अगला पॉइंट है पाट भूमि। क्या है, पाट भूमि कहाँ पाई जाती है। अगला पॉइंट है यहाँ पर पाट भूमि कहाँ पाई जाती है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, क्या पढ़ा कि ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट चट्टान से बनी उच्च स्थलाकृति। ठीक, ग्रेनाइट चट्टान से बनी उच्च स्थलाकृति आपकी क्या होती है, यहां पर पाट भूमि है। और ये छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती। कहां पाई जाती, छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। फिर अगला पॉइंट है रांची का पठार उदाहरण है। अगला पॉइंट यहां पर है आपका कि रांची का पठार उदाहरण है। किसका है, उत्थित पेनी प्लेन का। पेनी प्लेन मतलब संप्राय मैदान, जो उठा हो, ऊंचा हो और संप्राय हो, बराबर हो। तो उत्थित पेनी प्लेन का ये जो है तो आपके एग्जाम्पल है। फिर अगला पॉइंट है छोटा नागपुर पठार है तो एक अग्र गंभीर पठार है। कैसा है, एक अग्र गंभीर आपका पठार है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हम लोग एक एक फैक्ट पढ़ रहे हैं। हालांकि एमपीपीएससी में अभी तो इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्ट सिलेबस में आपके है भी नहीं ये चीज, लेकिन फिर भी हमें क्या है, पढ़ लेना है यहाँ पर। फिर अगला है आपका दंडकारण्य का पठार। क्या है, दंडकारण्य का पठार। अब यहाँ पर दंडकारण्य के पठार की बात करें तो दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये आपके मध्यवर्तीय भाग में स्थित है। और हम विस्तार की बात करें इसके कहां कहां विस्तारित है ये, तो ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मुख्य रूप से है, लेकिन इसका और भी क्षेत्र विस्तार है, जैसे थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में है, फिर तेलंगाना में है ना, लेकिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है। तो ये मध्यवर्ती भाग है आपका दंडकारण्य का पठार। अगला पॉइंट है यहां पर दंडकारण्य का पठार
मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो तो नाम देखिए, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में। इन सारे राज्यों में दंडकारण्य पठार का कुछ न कुछ हिस्सा देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका ज्यादातर भाग वहां पे आता है। फिर अगला पॉइंट है, दंडकारण्य पठार में स्थित किस क्षेत्र में टिन धातु पाई जाती है? कौन सी टिन धातु पाई जाती है? तो बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। बस्तर क्षेत्र जो है आपका छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है, दंडकारण्य पठार का ही भाग है। फिर अगला पॉइंट है, इंद्रावती नदी का उद्गम, है ना, इंद्रावती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दंडकारण्य के पठार से होता है। इंद्रावती नदी पर आपका एक बहुत फेमस जलप्रपात है जिसे सरावती या फिर गरसोप्पा के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, इंद्रावती नदी का उद्गम दंडकारण्य पठार से होता है। इसे हम इस पर जो जलप्रपात है उसको सरावती या गरसोप्पा के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे यहां पर आए तो कई सारे पठारों को हम लोगों ने पढ़ा यहां पर। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जो उससे संबंधित थोड़ा बहुत फैक्ट बचा हुआ है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको पढ़ा। और अब पढ़ेंगे मेघालय का पठार। कौन सा पढ़ेंगे? मेघालय का पठार। यानी कि आपका छोटा नागपुर का पठार खत्म हो गया, अब आ गया आपका मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की बात करें तो ये आपका जो मेघालय राज्य है पूर्वोत्तर भारत में, वहां पर फैला हुआ है, और उसके आसपास के एरिया में भी थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र है, यानी मेघालय राज्य से बाहर भी। तो मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। यानी कि जो आपका दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है वो भी आपके प्रायद्वीपीय भाग का, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और प्रायद्वीपीय पठार का भाग इसलिए भी है क्योंकि उत्तर के मैदान से अलग है। मालदा गैप, वहां पर एक गैप है जिसके द्वारा मेघालय का पठार जो है अलग हो जाता है, और वो वाला क्षेत्र हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। इसके बाद अगला पॉइंट है, गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियां किस पठार में स्थित हैं? तो गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर आपके मेघालय के पठार में स्थित हैं। जब हम लोगों ने पहाड़ियां पढ़ी थी तो इसको हम लोगों ने वहां पर देखा था। आपके याददाश्त को मजबूत करने के लिए एक बार और हम लोग जो है तो उन पहाड़ियों को देख लेते हैं, जिससे आपको ये जीवन पर्यंत याद हो जाए। ये देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा गारो, ये दिख रहा होगा खासी, ये दिख रहा होगा जैंतिया, है ना। और ये जो पूरा एरिया है ये है आपका मेघालय का पठार, और छोटा ही है। तो ये है आपके क्या, मेघालय का पठार। बाकी और भी देखेंगे, दक्षिण की और कई सारी चोटियां हैं। यहाँ पर लुसाई हिल है, नागा हिल है नागालैंड में, पटकाई बूम आपके अरुणाचल प्रदेश में, मीजो हिल भी है मिजोरम में आपके। बाकी गारो, खासी, जैंतिया आपके यहाँ पर है मेघालय में। तो ये आपको याद रखना है, गारो, खासी, जैंतिया, और एक और है मिकिर। एक और कौन सी है? तो मिकिर। ये पहाड़ियां आपके कहां पर हैं? ये मेघालय में। और आपके ये गारो, खासी नाम की जनजाति भी यहां पर पाई जाती है। फिर इसके बाद फिर से हम लोग अपने फैक्चुअल डाटा की ओर लौट चले, है ना। आप लौट चले वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो फिर अगला पॉइंट यहां पर देखें तो ये हो गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, और अगला यहां पर पॉइंट है, मेघालय पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मेघालय का जो पठारी क्षेत्र है उस पे किस प्रकार की मिट्टी आपके पाई जाती है? तो वहां पर मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी या लेटेराइट मृदा जो है हमें यहां पर देखने को मिलती है।
लेटराइट मृदा में आपके चाय के पत्ती का जो है तो चाय का उत्पादन होता है। यहाँ पे कॉफी होती है, चाय होती है, और दक्षिण भारत के पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हमें चाय का उत्पादन हमें काफी देखने को मिलता है, चाहे मेघालय हो, असम हो। यहाँ पर तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि मेघालय में जो है तो आपके वर्षा बहुत होती है, और वर्षा बहुत होने के कारण मिट्टी का निक्षालन हो जाता है। निक्षालन होने के वजह से यहाँ पर आपके लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने अभी चर्चा किया था आपसे, मालदा गैप, है ना? क्या मालदा गैप की चर्चा किया था मैंने। मालदा गैप की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव के कारण मालवा, ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, लगातार ऊपर की ओर खिसक रहा है ऐसा माना जाता है, और उसके ऊपर की ओर खिसकने से ही, भारतीय प्लेट के ऊपर की ओर खिसकने से ही किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। तो कहते हैं कि भाई खिसकने से, इसके संचलन के दौरान धसाव हो गया, यानी कि जमीन जो है धस गई, इसलिए मालदा गैप का निर्माण हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के धसाव के कारण ही मालदा गैप का जो है तो यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से किसके द्वारा अलग होता है? तो मालदा गैप के द्वारा ही अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? मालदा गैप के द्वारा ही अलग होता है। कौन से पर्वत? राजमहल पर्वत या राजमहल पहाड़ी। अभी हमने मैप में इसको देखा था। फिर अगला पॉइंट है यहां पर, मालदा गैप अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या आपका मालदा गैप अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मालदा गैप आपका राजमहल और गारो गैप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राजमहल और गारो गैप के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट है, संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका अंग है? संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका अंग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। शिलांग किसका? आपका मेघालय की राजधानी है, शिलांग का पठार है। मेघालय के पठार या फिर हम कहें शिलांग का पठार, दोनों एक ही चीज है। उसी को शिलांग, उसी का मेघालय का पठार कहते हैं। और ये भाग किसका है? आपके प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ये हो गया हमारा जो है तो पठारों वाला पार्ट।